नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है। आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। आज एक नई सीरीज़ इंडियाज़ एंड इट्स इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसका टॉपिक का नाम है इंटरनल सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपको कहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस दे रहे हो, देन आपके पेपर 3 में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है एंड नियरली वो आपको 20 मार्क्स के आसपास, 25-30 मार्क्स के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे। एट द सेम टाइम अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहाँ पे हर साल 1 या 2 ऐसे ये इंटरनल सिक्योरिटी पे पूछे ही जाते हैं। तो वो नियरली आपके 20 to 40 मार्क्स कैरी करते हैं वहाँ पे। और सीएपीएफ इंटरव्यू में भी आपको इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली इसके जो रिसोर्सेज हैं हम ये करंट अफेयर बेसिस पे ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके जो बेसिक्स हैं कि अभी कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी है इसका कुछ बेस होता है, तो वो बेस नॉलेज होना ज़रूरी है और उसी मोटिव से ये सीरीज स्टार्ट की है। एट द सेम टाइम इंडिया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड एम लक्ष्मीकांत एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। उसके अभी रेगुलर अपलोड स्टार्ट हो जाएंगे 1 तारीख से, तो आप वो देख सकते हो, जिसमें आपको एम लक्ष्मीकांत तो कवर होगा ही, लेकिन उसके बियॉन्ड जो पूछा जा रहा है आजकल और जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू नॉलेज होना ज़रूरी है वो भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे, इंटरनल सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन। तो आज एक ओवरव्यू लेंगे हम कि पर्टिकुलर नेशन में और स्पेसिफिकली इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है और उसमें कौन से एवेन्यू इन्वॉल्व है जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक नेशन की सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली प्रोटेक्ट क्या करना है। तो सबसे पहले नेशन में हमें प्रोटेक्ट करना होता है टेरिटरी, कि जो हमारी बॉर्डर है वो चेंज ना हो। सेकेंड होता है कि जो पॉपुलेशन है उनकी सेफ्टी। तो ये 2 तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंसर्न्स से रिलेटेड। एंड जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि जो सिस्टम है उसे प्रोटेक्ट करना। सिस्टम इन द सेंस जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से फिर पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो बनाया है उसे मेंटेन रखना, क्योंकि अगर वो मेंटेन रहेगा तभी जाके जो पॉपुलेशन एंड टेरिटरी है उन्हें जो सर्विस प्रोवाइडिंग सिस्टम है वो काम करेगी। बेसिकली सिक्योरिटी जब हम कंसिडर करते हैं पर्टिकुलर नेशन के लिए तो इन एरियाज की सिक्योरिटी करनी है। फिर थ्रेट्स कहाँ पे होते हैं? बेसिकली थ्रेट जो हम कहते हैं कि एक नेशन के लिए थ्रेट है, तो नेम की थ्रेट क्या है? तो एक तो टेरिटोरियल थ्रेट रह सकता है कि बॉर्डर का कुछ पोर्शन ऑफ एरिया दूसरे कोई नेशन क्लेम कर रहा है। सेकेंड रह सकता है कि जो सिस्टम है उसे पूरा डिस्ट्रॉय करना है। एंड थर्ड हो सकता है कि सिस्टम को पहले घबराना है एंड देन कुछ डिमांड्स जो है वो फुलफिल कर लेनी है। तो इस लेवल पे थ्रेट्स होते हैं और ये फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग नेशंस के हिसाब से हो सकते हैं। तो फिर सेकेंड पॉइंट हम कंसिडर करते हैं वो है कि टाइप्स ऑफ थ्रेट। कोई भी नेशन रहे उसे 4 टाइप्स के थ्रेट्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल थ्रेट, जो जैसे कि बॉर्डर्स के बाहर की ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई नेशन हो उसका थ्रेट होता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव देखें तो जैसे पाकिस्तान एंड चाइना एक थ्रेट है एज ए नेशन, एंड एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका थ्रेट है इंडिया को। तो ये एक्सटर्नल थ्रेट हो गए। इनका मेन मोटिव क्या है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है और सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव वहीं पे चलता है। देन आता है आपका इंटरनल थ्रेट। अभी इंटरनल थ्रेट जो है ये बहुत ही टाइप्स देख सकते हैं, कोई सिंगल नहीं है, कोई सिंगल माइंडसेट के ओरिएंटेड नहीं रहता है। और मोस्टली इंटरनल थ्रेट्स जो है वो एक तो नेशन से सेपरेट होने की डिमांड होती है, या फिर नेशन में रह के कुछ अलग डिमांड्स क्रिएट की जाती है कि ये रीजन हमें थोड़ा एटोनॉमी दीजिए यहाँ पे, या फिर हमें पर्टिकुलर रीजन से सेपरेट कर दीजिए, लेकिन रहना देश में ही है। अदर होता है कि सिस्टम में चेंजेस लाने हैं, तो ऐसे कुछ इंटरनल थ्रेट्स होते हैं। इंटरनल थ्रेट्स के बाद फिर जो थर्ड थ्रेट है वो है कि एक्सटर्नली एडेड
इंटरनल थ्रेट, कि नेशन में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसे बाहर से कोई देश सपोर्ट कर रहा है तो उसे हम एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट कहते हैं। सिमिलरली इंटरनली एडेड एक्सटर्नल थ्रेट, जिसमें नेशन की कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बाहर के कोई नेशन को सपोर्ट कर रही है सो दैट वो थ्रेट क्रिएट कर सके। तो ऐसे 4 टाइप के थ्रेट कोई भी पर्टिकुलर नेशन के लिए रहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वह है कि फिर इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो क्या अचीव करती है। सबसे पहले तो जो सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, मतलब सॉवरेनिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। सॉवरेनिटी का अगर मीनिंग आपको नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने उसे एक्सप्लेन किया अच्छे से, और अभी ब्रीफ में अगर कहना चाहूँ तो इंटरनली सुप्रीम जो अथॉरिटी है एंड एक्सटर्नली जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो फिर वो सॉवरेनिटी मेंटेन रखने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, हार्मोनी इम्पॉर्टेंट है। हार्मोनी क्यों है? क्योंकि पहले तो पॉपुलेशन सेफ रहेगी तभी देश सेफ रहेगा, एंड एट द सेम टाइम अगर हार्मोनी है तो फिर बाकी जो एवेन्यूज़ हैं डेवलपमेंट के उन्हें चांसेस मिलते हैं। हम सीरिया में ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे डेवलपमेंट करो, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले तो सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। तो जहाँ पे वेल प्रोटेक्टेड पॉपुलेशन है, सिक्योर है, हार्मोनी है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। देन होता है कि इक्वेलिटी, क्योंकि बहुत बार इंटरनल ग्रुप्स ऐसे क्रिएट होते हैं कि जो डोमिनेंट ग्रुप होते हैं और वो जो वीकर सेक्शन है उनके ऊपर ऑप्रेस करते हैं, तो फिर यहाँ पे इनइक्वालिटी दिखने को मिलती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का एम ये भी रहता है कि ये इनइक्वालिटी ना रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाए। ये कुछ इंटरनल सिक्योरिटीज़ के एम होते हैं, कोई भी अगर आप नेशन कंसिडर करते हो तो। इंटरनल सिक्योरिटी बेसिकली हर नेशन के लिए अलग अलग चैलेंजेस रह सकते हैं। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव मेजर इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला आता है आपका हिंटरलैंड एंड इंटरनेशनल टेररिज्म। सेकेंड है कश्मीर इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म। थर्ड, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज। फोर्थ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फिफ्थ, कम्युनलिज्म। सिक्स्थ, रीजनलिज्म, जो रीजनल आइडेंटिटी के बेसिस पे वायलेंस होते हैं वो। देन कास्ट एंड इथनिसिटी वायलेंसेस। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड देयर नेक्सेस। देन साइबर क्राइम, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड कोस्टल मैनेजमेंट। तो ये इंडिया के अभी के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और मोस्टली हम इसी पे ही बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट अभी हम कंसिडर करेंगे वो ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ये इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को क्रिएट करने के लिए। तो अगर हम सबसे पहला फैक्टर कंसिडर करते हैं तो पार्टीशन, जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है, बहुत सारे चैलेंजेस एज ए लेगेसी हमें अभी तक मिली हैं। अभी तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, देन प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हुआ, इवन फुल फ्लेज वॉर्स भी हुए हैं। तो ये पार्टीशन के कुछ लीगेसीज है जो अभी तक कंटिन्यू है। पार्टीशन का और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो क्रिएट हुआ है वो है कम्युनल वायलेंस। मतलब जो बेसिस था पार्टीशन का, रिलीजन का बेसिस, वो अभी भी कंटिन्यू है और जिसके बेसिस पे इंडिया के कहीं ना कहीं कोई कॉर्नर पे कम्युनल वायलेंसेस होते रहते हैं। देन जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसे यूनिटी में अभी तक अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो अभी भी रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पे हो जाए या फिर पर्टिकुलर इंडिया के कोई लोकेशन के बेसिस पे हो जाए, स्टेट्स डिस्प्यूट होते हैं। उसके अलावा फिर स्टेट के अंदर भी हम कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट्स हैं। तो ये रीजनलिज्म की जो अभी तक सोच है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए। देन आपका आता है कि इनइक्वालिटी, स्पेसिफिकली सोशल एंड इकोनॉमिक सेंस में। कास्टिज्म ये सोशल में चला जाता है, जहाँ पे फिर हमें वायलेंसेस दिखने को मिलते हैं।
एंड इकोनॉमिक टर्म में हम देखते हैं तो फिर जो गैप है या जो डिवाइड है रिच एंड पुअर में, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके वजह से भी बहुत से आपको इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एट द सेम टाइम नॉन इंक्लूसिव डेवलपमेंट सिस्टम हो चुकी है, मतलब एज ए कंप्लीट इंडिया कुछ पार्ट है बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस है और कुछ पार्ट है कि वहाँ पे इतने ख़राब हालत है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें उस बेसिस पे मोटिवेट किया जाता है एंड देन वो रिबेलियस हो जाते हैं। उसके बाद जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, मतलब जिस तरीके से इंडिया को ज्वाइन किया गया तो अलग अलग रीजन्स को एक साथ किया गया, मतलब जो हम कह सकते हैं कि कुछ रीजन थे जो नेचुरली इंडिया के पार्ट रह चुके थे, कुछ थे जो नेचुरल नहीं थे, तो वो खुद को इंडिया से अलग ही समझते हैं, तो फिर वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न आ जाता है। देन आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जब पर्टिकुलर देश में बढ़ता है तो जो सो कॉल्ड हम अभी रिलीजन, कास्ट, रीजन के बेसिस पे जो आइडियोलॉजीज क्रिएट होती हैं, तो उसके बेसिस पे अनएम्प्लॉयड लोगों को मोटिवेट किया जाता है एंड दे बिकम अ ग्रुप। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर इन्हें सॉल्यूशंस किस लेवल पे दिए जा सकते हैं, तो हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, मतलब फिर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन में जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर आते हैं तो फिर उन्हें मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि अगर सेपरेट स्टेट की डिमांड हो रही है तो अगर वो पॉसिबल है, हर कोई फैक्टर इन्वॉल्व किया तो वो किया जा सकता है। लेकिन अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट ही है, डायरेक्ट नेशन से सेपरेट होने की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही अगेंस्ट चला जाता है, तो उसे नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। तो एक पॉलिटिकल जो मोटिव है वो भी क्लियर होना चाहिए वहाँ पे। देन आपका आता है सोशल। सोशल में हमें एजुकेशन लेवल बढ़ाना है, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो जो लोग इन आइडियोलॉजीज़ के शिकार हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा उस एरिया से बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे नेशन एक स्टेबलाइजेशन की ओर चला जाएगा। देन गवर्नेंस आता है। बहुत बार हम देखते हैं कि अगर आप मेट्रोज़ में रह रहे हो, मेट्रो सिटीज़ में, तो गवर्नेंस काफ़ी हद तक बेटर रहता है। लेकिन अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाते हो तो आपको गवर्नेंस सिस्टम इतनी अच्छी नहीं मिलती। बहुत से सर्विसेज जो है वो तो मिलते भी नहीं है अगर रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एरिया में आप अगर गए तो वहाँ पे थोड़ा वर्कआउट करना ज़रूरी है। अगर वो बेटर तरीके से हैंडल किया गया तो जो पॉपुलेशन है जो रिमोटेस्ट एरिया में रह रही है वो खुद को एलिनेट नहीं। देन पुलिस फोर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल आता है। जो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर जो मूवमेंट हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही अगेंस्ट में है एंड बहुत ही वायलेंट है, तो उनके अगेंस्ट में सिक्योरिटी एंड पुलिस एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी हिसाब से फिर हमें हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें ट्रेन भी करना होता है। इसलिए क्वेश्चन भी जनरली बहुत बार पूछा जाता है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सबसे पहले तो क्यों बनाया गया है, और अगर बनाया गया है तो इतने सारे क्यों बनाए गए, एक सिंगल फोर्स क्यों नहीं रखी गई। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके एसएस के लिए भी एंड एट द सेम टाइम इंटरव्यू के लिए भी बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि स्टेट पुलिस जो है उनका एक जुरिडिक्शन ही रहता है, वो स्टेट के बाहर एक्शन नहीं कर सकते। और जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है कुछ जो बियॉन्ड द स्टेट जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये एक स्टेट पे लिमिटेड नहीं है, तो वहाँ पे स्टेट का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो पहले कोऑर्डिनेशन लाएंगे देन एक्शन लेंगे, तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो इसलिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड एक फोर्स रखी है सीआरपीएफ,
जो कम्प्लीटली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में काम करती। तो एक लिमिटेशन जो है स्टेट पुलिस की जुरिडिक्शंस से रिलेटेड, वो एक है। सेकेंड है उनकी कैपेसिटी से रिलेटेड। अभी स्टेट पुलिस है तो स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग ये मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रखी जाती है। वो एकदम हाई लेवल पे वॉरफेयर नहीं कर सकते। ऐसी फोर्स हमें बनाना ज़रूरी है कि जो माइंडसेट पुलिस का रखे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग डिफेंस के लेवल पे हो जाए, सो दैट जिस लेवल पे ये बड़े थ्रेट्स हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो वही है, एक तो लिमिटेशन है स्टेट पुलिस का, सेकेंड है कि कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो ये एक रीज़न था कि जिसके वजह से सेंट्रल पुलिस बनाई गई है। और फिर ये अलग अलग क्यों बनाई गई है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक सिंगल टाइप का थ्रेट नहीं है। बॉर्डर मैनेजमेंट ये अलग आ जाता है, जिसमें फिर अलग अलग बॉर्डर्स हैं। एक बॉर्डर है जो कम्प्लीटली पाकिस्तान से कनेक्टेड है, बांग्लादेश से कनेक्टेड है, वहाँ पे चैलेंजेस अलग है। देन एक बॉर्डर है जो तिब्बत रीजन से कनेक्टेड है, वहाँ पे चैलेंजेस अलग है। और एक बॉर्डर है जो नेपाल भूटान से कनेक्टेड है, वहाँ पे चैलेंजेस अलग है। तो हर एक अलग अलग चैलेंजेस के लिए अलग अलग फोर्स बनाई है, सो दैट एक कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेनिंग भी हो और काम भी किया जाए। देन जो CRPF है उसका मेजर रोल तो इंटरनली जो भी वायलेंसेस होते हैं उन्हें सप्रेस करना है, जो बियॉन्ड स्टेट पुलिस के कंट्रोल में रहे। तो फिर अगर बड़े लेवल पे राइट हो गया, या फिर कोई क्रिटिकल एरिया में इलेक्शन कंडक्ट करना है, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फिर बियॉन्ड द स्टेट्स काम कर रही है, या फिर स्टेट में ही काम कर रही है लेकिन वो पुलिस की कैपेसिटी से ज़्यादा उनमें कैपेसिटी है, तो उस टाइम पे CRPF का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फिर एक आता है CISF का मेन मोटिव क्या आ जाता है कि जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है उन्हें प्रोटेक्ट करना। तो क्रिटिकल इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करना मतलब एक तरीके से फोर्ट प्रोटेक्ट करने जैसा है। तो उनकी ट्रेनिंग और उनका माइंडसेट वैसा बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए फिर अलग अलग CAPF बनाए गए। ठीक है, तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया कि हम क्या अप्रोच रख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ये बैकबोन रहता है कोई भी सिक्योरिटी के लिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी में भी इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे भी यूज़ करना और इफ़िशिएंटली यूज़ करना ज़रूरी है। एंड देन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। द रीज़न इज़ कि अभी साइबर क्राइम्स एंड साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न हो चुका है, और जो वॉरफेयर्स है ये अभी शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी के लेवल पे हमें जाके काम करना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे एक्सपर्टीज़ लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अप्रोच रहेगा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो आज जो हमने अभी पूरा चैप्टर जो डिस्कस किया है, इसमें हमने क्या क्या सीखा है वो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम सिक्योरिटी क्या है और वो नेशन के लिए क्या मायने रखती है। देन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। देन हमने देखा कि इंडिया स्पेसिफिक थ्रेट्स जो है, जो चैलेंजेस जो हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, वो कौन से मेजर हैं। देन क्या फैक्टर्स रहे हैं जो ये चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन क्या अप्रोच होना चाहिए अलग अलग लेवल पे। तो ये एक इंट्रोडक्शन रहेगा। अभी हम पॉइंट बाय पॉइंट अगले चैप्टर्स में एक सिंगल जो थ्रेट है उसका पूरा डिटेल जो एनालिसिस रहता है वो, और उसमें क्या गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, और वहाँ पे कहाँ तक हमें सक्सेस मिला है, ये हम वहाँ पे जानेंगे। तो अगर आप ये रिसोर्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।